डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड एक ऐसा स्टॉक जिसने लिस्टिंग के समय अपने इश्यू प्राइस से 100% के आसपास के रिटर्न्स दिए थे, पर आने वाले एक साल में अपने प्राइस को आधा कर दिया। मतलब एक ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर्पस से इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, बहुत मजे में रहे। पर अगर किसी ने लिस्टिंग होने के बाद इन्वेस्ट कर दिया तो उनका पैसा आधा रह चुका था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नायका के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे, इवन हम स्टडी करेंगे बोनस इशू को नायका के बारे में। मतलब एक डिटेल स्टॉक की एनालिसिस और स्टडी मिलने वाली है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बेसिक मॉडल की बात करते हैं। पर्सनल ब्यूटी केयर से कंपनी का रेवेन्यू आता है 90% का, और आज के दिन अपैरल और एक्सेसरीज से रेवेन्यू आता है 9% का। धीरे धीरे कंपनी चाहती है जो अपैरल और एक्सेसरीज का बिजनेस है उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 556 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 30.99 की। अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ईपीएस और सेल्स की ग्रोथ रेट को चेक करते हैं। आप यहां पे चेकआउट करिएगा, सितंबर 2022 में जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में 43% की डी ग्रोथ थी ईपीएस में। सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर हम जून 2022 क्वार्टर की बात करें, नेगेटिव 86% की डी ग्रोथ थी। सेल्स हमें थोड़ी सी ठीक, मतलब एक अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। पर अगर सेल्स की कंप्लीट डेटा को मैं आपको एनालाइज करके एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, 2020 अच्छा डेटा था, 2021 में मेजर डिप आया, 2022 में अभी तक सिर्फ जो 2020 का डेटा था वहां तक हम पहुंचे। पर बिकॉज 2021 में एक डिप था, हमें ऐसा लग सकता है कि हमें एक अच्छी सेल्स की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। पर इन रियलिटी हम अगर 2020 और 2022 को कंपेयर करें, कोई भी ग्रोथ नहीं है। मार्च क्वार्टर में अगेन बात करें, ईपीएस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था पर सेल्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला था। ओवरऑल अगर हम पिछले 7 क्वार्टर की बात करें, उसमें से हमें 5 क्वार्टर में नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ रेट देखने को मिली है। मतलब ईपीएस के बेसिस पे ये स्टॉक बहुत ज्यादा फंडामेंटली साउंड नहीं है, बल्कि सच बोला जाए बिल्कुल भी फंडामेंटली साउंड नहीं है। इस कंप्लीट कंपनी में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था बिकॉज ये न्यू एज कंपनी थी, नए तरीके की कंपनी थी। अगर हम ईयर ऑन ईयर ईपीएस की बात करें तो 2020 में 1.80 का था, 2021 में 4.14 का था, पर 2022 में वापस से 0.28 का पहुंच गया है। ओनरशिप पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर में 52.43% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रफली 2% के आसपास स्टेबल है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 0.36 से बढ़ते हुए 0.48 में पहुंच गई है मार्च 2022 से नवंबर 2022 तक। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगेन 6 से 6.15 के बीच में स्टेबल मेंटेन है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा। एंड इन द सेम वे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी 13% के आसपास स्टेबल है। पर ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कंपैरेटिवली स्टॉक में ज्यादा है। अगर हम मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। संजय नायर फैमिली ट्रस्ट 22.29%, फाल्गुनी नायर जो मेन मास्टरमाइंड है इस कंपनी के पीछे। इस कंपनी को मुझे जिस समय इशू आया था बहुत पसंद आई थी और सिर्फ लिस्टिंग पर्पस के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसका भी सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, फाल्गुनी नायर। इतना मास्टरमाइंड है इनका कि आपको इनके मास्टरमाइंड को समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैं जब जब इनके मूव्स देखता हूं, हर बार ये खुद अपने मूव से शॉक कर देती है। 21.97% है। इसी के साथ साथ आपको बाकी सारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट यहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था 2020 में 187 करोड़ पे थी सेल्स, नेक्स्ट ईयर 145 करोड़ पे डी ग्रोथ हो गई थी और अब वापस से 187 करोड़ तक पहुंच गई है। ये रहा है सेल्स का पैटर्न। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, 3.59% था 2020 में, जो बढ़ते बढ़ते 6.67% हो गया है 2022 में, पर बहुत कम है। मिनिमम अगर हम किसी भी फंडामेंटल स्टॉक की बात करें 12% तो मिनिमम हमें मिलना ही चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2022 में 8% के आसपास का है, यह भी कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर हम आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 55.14% का है,
अच्छा है, काफी अच्छा हम बोल सकते हैं। फाइनली कुछ फंडामेंटल डेटा को कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आप यहां पे चेकआउट करेगा, अगर आप ईबीआईटी की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी मार्च क्वार्टर तक, पर वापस से जून 2022 और सितंबर 2022 में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली, एक थोड़ा सा विड्रॉल देखने को मिला जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्री टैक्स इनकम भी ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट करते जा रही है। बीच बीच में कुछ क्वार्टर अचानक से ऐसे आते हैं बिकॉज यहां पे इन पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ सेल्स चलती है या फिर मार्केटिंग एक्टिविटी चल रही होती है जिसकी वजह से पंप आता है, पर फिर वापस से वो डीग्रोथ हो जाती है। ओवरऑल अगर हम सारे फिगर्स को देखें, इवन अगर हम नेट इनकम को देखें तो जून के क्वार्टर में 1.98 थी, नेक्स्ट क्वार्टर में 18.26 पहुंची, पर वापस से डिप होते 16.76, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर में 48 पे पहुंची, पर अगले ही जून 2022 के क्वार्टर में 9 पे पहुंच गई थी, सितंबर 2022 में अगेन 9.88 पे है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी स्टेबल नहीं है आज के दिन। फंडामेंटली अगर मैं कोशिश करूं इसको इन्वेस्ट करने की तो मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल पॉइंट पे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इन्वेस्ट आज फॉर कल का फ्री चैनल आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ ओरिजिनल चैनल पे ही फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे फ्रॉड और फर्जी चैनल आपको मिल जाएंगे, पर ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलोअर्स रफली 220 के 2,20,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी डिस्क्रिप्शन में। और हां, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आया है ऑप्शंस के ऊपर, अगर वो आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे पिन कमेंट पे आपको उसी ऑप्शंस के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम चेकआउट करते हैं नायका के स्टॉक को टेक्निकल बेसिस पे। चार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। सबसे पहले हम वीकली बेसिस पे चेकआउट करेंगे और फिर चलेंगे डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले ये मैं आफ्टर बोनस की बात कर रहा हूं। इवन आफ्टर बोनस रफली 315 से लेकर 330 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जहां से हमें एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अगर हम इमीडिएटली भी बात करें पोजिशनल बेसिस के लिए, 250 के ऊपर ही इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ दिखती है, या फिर ये स्टॉक में हम कह सकते हैं कि जो ऊपर का सप्लाई थी वो कंप्लीट हो रही है। वरना जब तक ये स्टॉक 250 से 260 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ये 10 रुपए की रेंज को क्रॉस नहीं करता है, इसमें ऊपर में फंसे हुए लोग जब भी ये स्टॉक बढ़ने की कोशिश करेगा बार बार वहां पे सप्लाई देते रहेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे और डेली बेसिस के चार्ट को चेकआउट करें तो अगेन इमीडिएट रेजिस्टेंस तो हमें मिलता है 205 का। 205 के नीचे तो इसमें एक फॉलिंग एज बना हुआ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर भी अगर हम मेजर स्ट्रेंथ की बात करें तो वापस से डेली बेसिस पे भी हमें 250 से लेके 260 का मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ही इस स्टॉक में हमें कुछ देखने को, कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन मिल सकता है। उसके नीचे नीचे ये स्टॉक कंपैरेटिवली पुअर बना रहेगा। अब समझते हैं कि स्टॉक में बोनस आने से हुआ क्या है। सिर्फ हुआ इतना सा है कि जिन्होंने भी स्टॉक को होल्ड किया हुआ था वो अब सेल करेंगे तो उन्हें टैक्सेशन की वजह से लॉस होगा। आपको कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आईपीओ का प्राइस था 1125 का, बोनस शेयर मिल गए आपको 5, मतलब आपके पास आज के दिन टोटल 6 शेयर हो चुके हैं। अभी मार्केट प्राइस जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं 170 रुपीस का चल रहा है, मतलब जो इशू प्राइस था 1125 का, उसके अगेंस्ट में आपको 170 रुपीस प्राइस चल रहा है। आपको लॉस हो चुका है 955 रुपीस का, और ये 1 साल के ऊपर होने के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी के अगेंस्ट में जो आपको 5 बोनस शेयर मिले हैं, 5 बोनस शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस पे वो कंप्लीट आपको बोनस शेयर मिले हैं, वो पूरा का पूरा आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट, और उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर कोई इमीडिएटली अपने बोनस शेयर को रिडीम करे और बेचने की कोशिश करे सारे के सारे शेयर, तो बोनस शेयर पे तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और जो एक लॉन्ग टर्म शेयर है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है उसमें यूजुअली टैक्सेशन का बेनिफिट कम रहता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन कम होता है। इसी के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सीधा सीधा आपको अपनी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ये था मास्टरमाइंड स्कोर फाल्गुनी नायर का। देखिए, क्या ये सही था या गलत था आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, पर उन्होंने इतना जरूर इंश्योर कर दिया कि बहुत ज्यादा बल्क सेलिंग इमीडिएटली बोनस के बाद ना आए, या फिर जैसे ही आईपीओ का जो लॉक इन पीरियड होता है वो खुले उसके बाद ना आए, वो उन्होंने इंश्योर कर दिया। सही था गलत था मुझे नहीं पता। अगर आपको ये बोनस वाला चाहते कि मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एक लॉस वाला शेयर है वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जो बोनस शेयर है वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको इमीडिएटली टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अवेलेबल हो। मतलब
ऑल इन ऑल रफली हर एक इन्वेस्टर को जो इमीडिएटली बेचने की कोशिश करेगा, कंक्लूजन पॉइंट यह है, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन उन्हें लॉस होगा। ये हो गया हमारा नायका का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।